नमस्कार, मैं सुप्रभा। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए हमारे संविधान में सीधे सीधे कोई प्रावधान नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर कैसे चुने जाते हैं प्रधानमंत्री? तो आइए आसान शब्दों में पर पूरी गहराई तक इन बातों को समझ लें। तो आम परिस्थिति में देश के सारे राजनीतिक दल हर 5 साल में होने वाले आम चुनावों में भाग लेते हैं। अक्सर ये दल या तो अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर दूसरे दलों के साथ अलायंस बनाकर चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में बना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए है और एनडीए भाजपा के नेतृत्व में बना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। 2024 के चुनावों में पहले इंडिया अलायंस बनाया गया था और जब इन आम चुनावों में कोई भी पार्टी या अलायंस बहुमत पा लेता है तो वह सरकार बना सकता है। बहुमत का मतलब है लोकसभा में बहुमत। लोकसभा की कुल संख्या है 545। इसका मतलब हुआ जो भी दल या अलायंस कम से कम इसकी आधी संख्या यानी 272 तक पहुंच जाए वह सरकार बनाने की स्थिति में होगा। तो चुनाव के बाद राष्ट्रपति को यह देखना होगा कि क्या कोई एक दल या अलायंस 272 सीट पा चुका है। यदि ऐसा होता है तो वह उस दल या अलायंस के नेता को सरकार बनाने का न्योता देता है। उसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। इस शपथ के बाद सरकार काम करना शुरू करती है, पर उसको कुछ समय बाद सदन में अपना समर्थन साबित करना होता है। यदि वह यह समर्थन नहीं इकट्ठा कर पाई तो सरकार गिर जाती है। हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे 1996 में मात्र 13 दिन की सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में बहुमत प्राप्त ना कर पाने की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस स्थिति में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि राष्ट्रपति को यह ना मालूम हो पाए कि बहुमत वाले दल का अलायंस का नेता कौन है। ऐसे में राष्ट्रपति थोड़े समय इंतजार करते हैं कि वह दल या अलायंस अपने नेता को चुनेगा और राष्ट्रपति को बताएगा। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक उठापटक को विस्तार से बताया गया। इसे आप यहां देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको याद होगा कि नेहरू जी की असामयिक मृत्यु के बाद कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई। राष्ट्रपति ने श्री गुलजारी लाल नंदा को कांग्रेस की इमरजेंसी कमेटी ऑफ द कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। उसके बाद भी कांग्रेस के भीतर मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच नेतृत्व का निर्णय होना बाकी था और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने बिना किसी वोटिंग के शास्त्री जी को एक मत से नेता चुन लिया। मोरारजी देसाई ने भी कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, पर थोड़े ही समय बाद शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक मृत्यु के बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ। इस बार संघर्ष इंदिरा जी और मोरारजी देसाई के बीच हुआ। इस बार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में पहले मतदान हुआ क्योंकि मोरारजी देसाई अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। उस मतदान में इंदिरा जी को कांग्रेस के संसद सदस्यों के 355 वोट मिले और मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले। इसके बाद इंदिरा जी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। इसी तरह जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या कर दी गई तो प्रश्न उठा कि प्रधानमंत्री कौन हो। इस समय क्योंकि प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी इसलिए मामला संगीन था। ऐसे में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाने का समय नहीं था, इसलिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की गई। उसमें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठतम नेता ही थे। उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम राष्ट्रपति को सौंप दिया और राष्ट्रपति ने भी उस नाम को स्वीकार करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में भी राजीव के नाम को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।
तो इस बात से हम देख सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वह पार्टी जिसको पूर्ण बहुमत मिला हो वह अपना नेता चुनती है और राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। कई मामलों में नेता कौन होगा यह पहले से स्पष्ट होता है, पर कई मामलों में चुनाव के बाद भी पार्टी अपना नेता चुनती है। आपको याद होगा 2014 के चुनावों में भाजपा ने श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव से एक साल पहले ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जबकि इस बार 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस ने चुनाव पूरा होने तक भी कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब इस स्थिति में दो बहुत मजेदार संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। पहली, अगर किसी भी दल या अलायंस को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाए। ध्यान रहे, जब चुनाव के बाद कोई भी दल या चुनाव से पहले बना अलायंस बहुमत हासिल ना कर पाए तो वह स्थिति त्रिशंकु लोकसभा या हंग पार्लियामेंट कहलाती है। ऐसे में हमारे संविधान में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, पर पहले के अनुभव बताते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं। यदि वह निमंत्रण स्वीकार करता है तो उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और उसको एक समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। विश्वास मत का मतलब है कि लोकसभा में 272 से अधिक सदस्यों का समर्थन उसको हासिल होना चाहिए। आपको याद होगा कि इस वीडियो में हमने 1996 के चुनावों का विस्तार से जिक्र किया था। उन चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, उसको 161 सीटें मिली थी, पर उसके पास बहुमत नहीं था क्योंकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। किसी भी और पार्टी अलायंस के पास भी बहुमत नहीं था। ऐसे में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए भाजपा के नेता के रूप में आमंत्रित किया। 15 मई को शपथ ग्रहण हुई और वाजपेयी जी को संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। भाजपा ने क्षेत्रीय और मुस्लिम पार्टियों से समर्थन हासिल करने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। इसलिए 28 मई को वाजपेयी ने स्वीकार किया कि वह संसद के 545 सदस्यों में से 200 से अधिक सदस्यों से समर्थन की व्यवस्था नहीं कर सके और इस तरह उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे उनकी 13 दिवसीय सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निमंत्रण दिया, पर उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल के नेता वीपी सिंह ने भी इनकार कर दिया। इसके बाद सीपीआईएम नेता ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जनता दल नेता और कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम आगे बढ़ाया। देवेगौड़ा को कुछ छोटे दलों ने समर्थन दिया। कांग्रेस आई सरकार से नहीं जुड़ी पर बाहर से समर्थन दिया। इस तरह से राष्ट्रपति ने यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा नाम से अलायंस के देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, पर थोड़े ही समय बाद देवेगौड़ा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया और इस बार कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार गिर गई। पर ऐसे में कोई चुनाव नहीं चाहता था, इसलिए फिर प्रयास हुए और इस बार यूनाइटेड फ्रंट ने आई.के. गुजराल का नाम प्रस्तावित किया। फिर से कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया। गुजराल प्रधानमंत्री बने। उनको लालू यादव और मुलायम सिंह यादव आदि का समर्थन था, पर फिर जैन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने गुजराल से भी समर्थन वापस ले लिया। तब गुजराल ने राष्ट्रपति से कहा कि उनको अब सदन में समर्थन हासिल नहीं है, इसलिए वह इस्तीफा देते हैं। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया, पर कहा कि अगले प्रधानमंत्री के चुनाव तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहें। अब फिर सरकार बनाने की कोशिशें हुई। अब की बार कांग्रेस ने पहल करी, पर इस बार कांग्रेस का लगभग सभी बड़े दलों में विरोध किया। उधर भाजपा के पास भी समर्थन नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति ने 4 दिसंबर को संसद को भंग कर दिया, जिससे अचानक चुनाव घोषित करने पड़े।
तो आपने देखा कि अगर किसी दल या अलायंस को पूर्ण बहुमत ना मिले तो ऐसे में राष्ट्रपति कैसे निर्धारित करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस बारे में हमारे संविधान में साफ साफ कुछ नहीं लिखा गया है, परंतु संविधान के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और वर्षों चली आ रही मान्य प्रथाओं के अनुसार राष्ट्रपति यह चुनाव करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और जैसे हमने बताया वैसे राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने को बुलाया और प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसको कहा कि आप 20 दिन में बहुमत साबित करें। तब ऐसे में वह क्या कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहली, जब चुनाव में कोई भी दल या चुनाव से पहले बना अलायंस बहुमत यानी कि 272 सीटें हासिल ना कर पाए तो वह स्थिति त्रिशंकु लोकसभा या हंग पार्लियामेंट कहलाती है। ऐसे में चुनाव के बाद यदि कोई एक दल या अलायंस अगर सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है तो वह बाकी दलों से सहयोग मांग सकता है जो अभी तक उसके अलायंस का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में वो दल दो तरह से सहयोग कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि वे उनके साथ सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे में तो कोई दिक्कत ही नहीं बचती। दूसरा तरीका यह है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बने पर बाहर से समर्थन करते रहें। बाहर से समर्थन का अर्थ यह है कि जब भी लोकसभा में कोई भी मुद्दे पर वोटिंग हो तो बाहर से समर्थन करने वाले दल उसमें सरकार का समर्थन करते रहेंगे और उसको गिरने नहीं देंगे। अभी 1996 के चुनावों का जो हमने उदाहरण लाया था उसमें आपने देखा था कि कैसे कांग्रेस ने पहले देवेगौड़ा और फिर बाद में गुजराल को बाहर से समर्थन दिया। ऐसी सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट या अल्पमत सरकार कहलाती है। पर यह भी सच है कि कई बार ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बाद में बहुमत पाले। ऐसा ही 1991 में हुआ था जब नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की सरकार बनाई। कांग्रेस के पास केवल 232 सीटें ही थी जो कि 272 से 40 कम थी। यह एक अल्पमत सरकार थी। इसको चलाने के लिए कांग्रेस को जनता दल ने बाहर से समर्थन किया था। उसके पास 59 सदस्य थे। बाद में जनता दल में फूट पड़ गई। अजीत सिंह अपने सहयोगी के साथ कांग्रेस में चले आए, उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया। इस तरह कई बार राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए जब बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे दलों के साथ भी काम करते हैं जो चुनाव में उनके विरुद्ध थे। यह भी एक तरह का अलायंस ही है, पर इसमें और चुनाव पूर्व अलायंस में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि चुनाव पूर्व अलायंस में ज्यादातर सीटों का बंटवारा भी होता है। जैसे 2024 के चुनावों में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव पूर्व अलायंस किया और जिस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारे गए उस पे आपके उम्मीदवार नहीं थे। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था। वहां भी जिस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार थे उस पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नहीं थे। इस तरह से दोनों पार्टियों ने अपने अपने वोटरों को जोड़कर ताकत बढ़ाने का प्रयास किया और सपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए भी काम करते दिखे। इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सपा के लिए भी काम करते दिखे। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति होती है। चलते चलते 2-4 महत्वपूर्ण बातें। पहली, सरकार बनाने के लिए आपके पास लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य हो, वह राज्यसभा सदस्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने पर वो कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे, वह हमेशा राज्यसभा के ही सदस्य रहे। दूसरा, राष्ट्रपति ऐसे भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं जो ना राज्यसभा का सदस्य हो और ना ही लोकसभा का सदस्य हो, परंतु ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री पद में नहीं रह सकता। इसका एक उदाहरण है नरसिम्हा राव।
वह 1991 में जब प्रधानमंत्री बने तो राजनीति से लगभग वह संन्यास ले चुके थे और इसलिए उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़े थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नंदयाल से चुनाव लड़ा और 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और रिकॉर्ड बनाया, जो कि गिनीज बुक में दर्ज किया गया। तो हमने देखा कि भारत में अलग अलग परिस्थितियों में राष्ट्रपति किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।